दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आज आपके लिए लेकर आए हैं फिर एक खाका शौकत थानवी की किताब शीश महल से। और आज का जो नाम है, इस शख्सियत के बारे में लिखा है उन्होंने, ये खाका वो हम सब का जाना पहचाना नाम है और उनकी शायरी जो है हमेशा बहुत पसंद की गई है। ये नाम है जिगर मुरादाबादी। लिखते हैं, बेगम साहिबा के वालिद मोहतरम हकीम मौलवी मोहम्मद सज्जाद हुसैन साहब क़िबला मरहूम मैनपुरी में मकीम थे। लिहाजा ससुराली मुशायरों में शिरकत से इनकार करने की जुर्रत मुझ ऐसे दामादी में मुब्तला कमज़ोर इंसान में क्यों कर हो सकती थी। मैनपुरी जाना पड़ता था और मुशायरों में शरीक होना पड़ता था। इस ज़माने में हज़रत मुरादाबादी का मरकज़ भी मैनपुरी था। सबसे पहले वहीं न्याज हासिल हुआ, वहीं मरासिम बढ़े, बेतकल्लफ़ी की हद तक पहुँचे और गुस्ताखियों के करीब पहुँच कर रह गए। जिगर से तो खैर हर एक को सलूक हो सकता है, लेकिन जिगर को मुझसे क्यों खलूस हुआ, इसकी खबर मुझे आज तक नहीं है। जिगर एक रिंद मशरब, बलानोश, इंतहाई गैर जिम्मेदार आदमी और खलूस की जिम्मेदारी को इस तरह महसूस करता था कि कभी सरमस्ती के हाल में भी मुझको अपने से खफा न होने दिया। लखनऊ में हैं खूब पिए हुए, मेरे यहाँ आ गए, तकाजा है और पिएंगे, साथ में शराब भी है। ये मतलब नहीं कि मंगा दो, सिर्फ इजाज़त तलब की जा रही है। मना कर दिया, हंस दिए, फिर तकाजा शुरू हुआ, डांट दिया, ज़बरदस्ती की और बोतल गायब कर दी। अब तिलमिला रहे हैं, बेचैन हैं, मगर डर भी है कि शौकत खफा हो जाएगा। यहाँ तक कि बहाने करके भागना चाहा, इसमें भी कामयाब न हुए तो झूम झूम कर गज़लें सुनाने लगे। जिगर को हुस्न से कोई ताल्लुक नहीं, अगर कोई ताल्लुक है भी तो बदसूरती से है, मगर अपना कलाम पढ़ते हुए वो मुझे हमेशा हसीन नज़र आए हैं। उन पर आशिक हो गया हूँ मैंने इसी बदसूरत उजट शराबी के बोसे लिए हैं। भोपाल के मुशायरे में इतला मिली कि जिगर आए तो हैं, मगर महफिल में आने के काबिल नहीं हैं। बराबर पी रहे हैं, बहारी चरण सादिक, स्टेट एडवोकेट और तरबीनी सरनशाद, सब जज दोनों ने मुझे पकड़ा कि जिगर को संभालो। मैं पहुंचा, जिगर को संभाला, रात भर लिए बैठा रहा और सुबह होते मुशायरे में पेश कर दिया। जिगर ने गज़ल पढ़ी, होश में आ गए, गले लगकर माफ़ी मांग ली, माफ़ कर दिया। इस जालिम को कैसे ना माफ़ कर। मज़दा सुना कि जिगर ताइब हो गए, फिर खबर सुनी कि जिगर ने शादी कर ली, फिर इतला आई कि जिगर अपनी तौबा पर कायम है और अपनी पिछली ज़िंदगी पर शर्मसार। मैं इन खबरों पर इस तरह खुश हो रहा था गोया मुद्दत से बीमार था, अब सेहत ठीक हो रही है, आखिर बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। गोंडा पहुंचा, जहां जिगर घर गृहस्थों की सी शरीफाना, पाकबाजाना, माकूल और शानदार ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक दूसरे को देखकर लिपट गए। बीवी वाले थे, घर का एक निज़ाम था, बालों में कंघी करते थे, वज़ू कर लेते थे, नमाज पढ़ते थे, और क्या चाहिए। अब दिल को इस इनकलाब का यकीन इस तरह नहीं आता जैसे किसी को डरबी लॉटरी मिल जाए और वो मुद्दत तक इस हकीकत को ख्वाब समझता रहे। जिगर की शायरी पर तबसरा करना छोटा मुंह बड़ी बात है। वो तन्हा गज़ल गो है, उसकी गज़ल सिर्फ गज़ल नहीं होती और भी बहुत कुछ होती है। किसी बड़े आर्टिस्ट के आर्ट को अल्फाज में बयान करना इसके आर्ट को महदूद कर देना है। जिगर क़यामत के बदला संज भी हैं। एक मर्तबा एक साहब उनके कलाम की नहायत बेमहल तारीफ़ कर रहे थे, ऐसी तारीफ़ के खुद जिगर भी ज़िंदगी से बेजार बैठे थे। इन साहब ने कहा, जिगर साहब, आपका फलां शय तो ऐसा है कि एक जगह मैंने उसे पढ़ दिया, बस ये समझ लीजिए कि पिटते पिटते बचा। जिगर ने नहायत संजीदगी से कहा, मेरा सबसे नाकाम शेर वही है। जिगर के लिए पहले मारे मोहब्बत के मैं मरने की दुआएं किया करता था, अब जी चाहता है कि वो ज़िंदा रहें। मैं दुश्मन नहीं हो गया हूँ, बल्कि जिगर ज़िंदा रहने के काबिल बन गए हैं। जहाँ तक जिगर मुरादाबादी का ताल्लुक़ है, इनके बारे में काफ़ी इससे भी पढ़े भी हैं, सुने भी हैं, और इनकी शायरी जो है वो भी पढ़ी है। आपको शायद याद होगा एक किस्सा, जबकि एक मुशायरे में दूसरे लोग इनको चाहते नहीं थे कि वो आएँ, क्योंकि उनको पता है कि ये अक्सर नशे में होते हैं और वो खुलेआम पीते हैं। और सच्ची बात तो ये है कि खुलेआम पीने से उनके किरदार का अंदाज़ा होता है कि कितना मजबूत था ईमान उनका। सच्ची बात तो ये है कि अगर खुदा से डर नहीं है, फिर बंदों से क्या।
کہانی کچھ شاید یوں ہے کہ اس مشاعرے میں جو باقی کے لوگ تھے وہ چاہتے نہیں تھے کہ جگر وہاں پر آئیں، تاکہ ان کا ہو سکتا ہے کہ بنا بنایا کام خراب ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے یہ شرط رکھ دی کہ وہ اس شرط پر حصہ لے سکتے ہیں، مشاعرے میں آ سکتے ہیں کہ اگر وہ نعت لکھیں۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کبھی نعت تو لکھی نہیں تھی، تو وہ پہلے تو تھوڑا سا انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ لیکن جگر نے جب پہلا مصرع لکھ دیا، وہ بالکل ویسے اپنی اسی حالت میں تھے، بلکہ سر جو تھا تھوڑا سا اس میں درد زیادہ تھا۔ تو جب انہوں نے پہلا مصرع کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کی، اور انہوں نے بہت خوبصورت اسی عنوان کے تحت غزل کہہ دی۔ افسوس صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ بالکل جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور یہ انسان کا کام ہے نہیں ویسے جج کرنا، کیونکہ خاص طور پہ ایک ایسا انسان جس کا ہنر اس کی بری عادتوں سے زیادہ بھاری ہو، تو آپ اس ہنر کو انجوائے کریں۔ چاہیے تو یہ ہے نا کہ مشاعرے پہ جانے والے اس حصے کو زیادہ انجوائے کر لیں، دل کرے تو تھوڑا سا اور بھی کر لیں۔ تو ایک ہے جب ہم ان کی شاعری کی طرف جاتے ہیں تو آپ تو لازمی ضرور خاص طور پہ اس غزل سے تو ضرور واقف ہوں گے۔ یہ ہے میں کدا یہاں رند ہیں، یہاں سب کا ساقی امام ہے، یہ حرم نہیں ہے اے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے۔ یہ خاص طور پہ جو اشعار ہیں آپ کو بہت زیادہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ ہے میں کدا یہاں رند ہیں، یہاں سب کا ساقی امام ہے، یہ حرم نہیں ہے اے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ کوئی مست ہے کوئی تشنہ لب تو کسی کے ہاتھ میں جام ہے، مگر اس پہ کوئی کرے بھی کیا، مگر اس پہ کوئی کرے بھی کیا، یہ تو میں کدے کا نظام ہے۔ یہ جناب شیخ کا فلسفہ ہے عجیب سارے جہان پہ، یہ جناب شیخ کا فلسفہ ہے عجیب سارے جہان سے، جو وہاں پیو تو حلال ہے، جو یہاں پیو تو حرام ہے۔ اس کائنات میں اے جگر کوئی انقلاب اٹھے گا پھر، اس کائنات میں اے جگر کوئی انقلاب اٹھے گا پھر، کہ بلند ہو کے آدمی ابھی خواہشوں کا غلام ہے۔ یہ آخری مصرع جو ہے یہ تو 10 مصرعوں پہ بھاری ہے۔ وہ مثال ہے نا ہزاروں خواہشیں ایسی، تو وہی حساب ہے اس شعر کا۔ ایک دفعہ پھر آپ کو شعر سنا دیتے ہیں۔ اس کائنات میں اے جگر کوئی انقلاب اٹھے گا پھر، کہ بلند ہو کے آدمی ابھی خواہشوں کا غلام ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس مت بھولیے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔